Hi everyone. My name is अभिषेक एंड ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो जेई का सिलेबस है उसमें से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जैसे कि इलास्टिक फोर्सेस। उन सभी का नेचर जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। सो हमने एक वीडियो कर रखा है कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर, अब ये दूसरा वीडियो कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर है। तो जो हमने पहले वीडियो में कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो आज उन्हीं का डेरिवेशन करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के सब्जेक्ट के ऊपर एरोडोव के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी सीरीज धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाने से पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना पड़ेगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगी, मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ना पड़ेगी, मैग्नेटोडायनेमिक पढ़ना पड़ेगी। थोड़ा सा हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फील्ड कैसा बिहेव कर रही है वगैरह वगैरह। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में ये पढ़ी थी कि जो वर्क होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होता है, पाथ में डिपेंड नहीं करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी। देखो जनरली फिजिक्स में क्या होता है, जनरली इन फिजिक्स जो वर्क होता है, तो वर्क को हम क्या डिफाइन करते हैं, वर्क को हम डिफाइन करते हैं एफ डॉट डी आर इनिशियल से फाइनल। फिजिक्स में वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इनिशियल से फाइनल उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो वर्क होता है वो क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। ये जो वर्क है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। बट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और स्टेशनरी फोर्स फील्ड क्या होती है, जो उसमें जो वर्क होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होगा, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड डब्ल्यू पाथ इंडिपेंडेंट। एंड दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्सेस के रिगार्डिंग, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऐसी फील्ड की, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होता है, वो केवल पोजीशन का फंक्शन होता है, ठीक है। पोजीशन का फंक्शन मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। टाइम पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जो फोर्स होता है, फोर्स को हम डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं, कैसे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट लेके, ठीक है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। फोर्सेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की प्रॉपर्टी होगी, ठीक। तो आज इसी प्रॉपर्टी को हम डिटेल्ड में इस काम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन, ठीक, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये बताओ, ठीक, जो u जो है वो क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। तो अब जैसे कि x चेंज होगा, y चेंज होगा, z चेंज होगा, तो u भी तो चेंज होगा। अगर मैं क्या करूँ, x को x प्लस डी एक्स, वाई को y प्लस डी वाई और z को z प्लस डी जेड चेंज कर दूँ, तो जो u होगा इसमें चेंज क्या होगा, du होगा। तो टोटल डिफरेंशियल, ठीक, ऑफ u इज ड्यू यू। जब x को dx चेंज करेंगे, y को dy चेंज करेंगे, z को dz चेंज करेंगे, तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा u का। तो देखो ये x में भी डिपेंड करेगा, y पे भी, z पे भी।
तो हम इंडिविजुअल एक एक को डील करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम वाई और जेड को कांस्टेंट करके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे x और z को कांस्टेंट मान के, जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट में किया था y और z को कांस्टेंट मान के, ठीक है। सो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई। अब फिर यहाँ का y का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, u का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, सॉरी डेल यू बाई डेल z, फिर डी जेड जो चेंज हो रहा है z में, तो ये हो जाएगा डी जेड। तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू, टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब आगे देखें, अब आगे देखते हैं। सो यू एज अ फंक्शन एक्स वाई जेड, तो डी यू कितना लिखा हमने, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान देने वाली बात है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैप डेल डेल एक्स यू प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक। अब देखो इसे हमने कैसे लिखा, देखो डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, और बाकी सभी का क्या होता है, डिफरेंट वालों का क्या होता है, जीरो होता है। तो ये देखो आई का आई से करो तो क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, जे का जे से करो डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, और डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड, ठीक। और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इनका जीरो हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस जे कैप डेल यू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल यू बाई डेल जेड इंटू यू डॉट, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी आर, इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। जब x को हमने dx चेंज किया, y को dy चेंज किया, z को dz चेंज किया, तो हमारा क्या है, ये dr चेंज हो गया, ठीक है, इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक। और इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक। अब किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर होता है, तो हम इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, डॉट लिख सकते हैं डी आर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब ग्रेडियंट क्या होता है, देखो ग्रेडियंट, इसको ध्यान से देखो। तो ग्रेडियंट की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेडियंट की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा ग्रेडियंट जो होता है स्केलर फंक्शन का लेंगे, ठीक है, स्केलर फंक्शन का लेंगे, स्केलर फंक्शन में ऑपरेट होगा ओनली, ठीक, स्केलर फंक्शन में ऑपरेट होगा ओनली, ठीक। जैसे कि अगर तुम्हारा कोई स्केलर फंक्शन है u, उसमें ऑपरेट होगा, और जो उसका रिजल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो एक वेक्टर को शो करेगा, वो एक वेक्टर को शो करेगा। और इन जनरल हम डिफाइन कैसे करते हैं ग्रेडियंट को, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, ये चेंज दिखाता है किसी भी स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस एक्स वाई एंड जेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज इन यू, ठीक है, समझ में आया। चलो फिर यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। तो अब देखो हमने वर्क को क्या लिखा था, वर्क को हमने लिखा था एफ डॉट डी आर, लिखा था, ठीक। अब ये क्यों बताओ, फोर्स को, अगर ये कंजर्वेटिव केस है, ठीक, अगर ये कंजर्वेटिव केस है तो फोर्स को क्या लिखूँगा मैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक, डॉट डी आर, समझ में आया, ठीक। अब देखो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ठीक। अब माइनस को बाहर ले आ, ठीक, इनिशियल टू फाइनल ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट डी आर, यहाँ से देखो कितना हुआ, डी यू हुआ। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस यू एफ माइनस
यू आई, ठीक। सो डब्ल्यू टोटल वर्क कितना हो गया, यू आई माइनस यू एफ, ठीक, ये हो गया वर्क। सो हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, रिलेशन भी तो हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक। हम ये पढ़ते हैं डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू, ये सब ने पढ़ रखा होगा, ठीक। जो वर्क स्मॉल जो वर्क होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद द माइनस साइन के इक्वल होगा। ये कैसे निकलेगा, हम यहाँ से इंटीग्रेशन हटा देते हैं, ठीक। तो एफ डॉट डी यू आर, तो सबसे इंटीग्रेशन हटा दो, यहाँ से इंटीग्रेशन हटेगा तो यहाँ पर डेल आ जाएगा, ठीक है। अब डेल आ जाएगा क्योंकि डी आर में हम वर्क देख रहे हैं ना, जब यहाँ पर डेल आएगा तो यहाँ पे माइनस डी यू आ जाएगा, ठीक है। सो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लिया कि जो वर्क होगा वो फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अब इसे एक बार आप ध्यान से देख लो, ठीक। अब क्या करें इसके बाद, अब इसके बाद हम इसमें एक केस लेके चलते हैं, और वो केस क्या है, वो केस ये है कि अगर राउंड ट्रिप में मूव करूँ मैं किसी पार्टिकल को, कंजर्वेटिव फोर्सेस उस पार्टिकल पे जो वर्क कर रहे हैं और वो पार्टिकल राउंड ट्रिप में मूव कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना होगा। अब ये एक इसका केस लेके चलते हैं, ठीक। तो जब कोई भी पार्टिकल एक राउंड ट्रिप में मूव कर रहा है तो उसकी फाइनल पोजीशन जो होगी वही तो उसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो कि कोई पार्टिकल, अगर मान लो इस पार्टिकल को मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जा रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क करा के, ठीक। ये यहाँ तक पहुँच गया ए से बी, दिस इज डब्ल्यू ए बी, और देन फिर ये बी से ए आ गया कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा, ठीक। तो जब ये यहाँ से पूरे लूप में मूव कर गया तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, यही इनिशियल यही फाइनल, तो वर्क क्या हो गया, मैंने क्या पढ़ा था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सो वर्क क्या हो गया, तो यू आई माइनस यू आई, क्योंकि फाइनल भी तो इनिशियल ही है लूप में, आई इक्वल टू एफ फॉर लूप, ठीक। सो जो वर्क क्या होगा ये हो जाएगा 0। इसका मतलब जो हो गया डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू 0, देन डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए, ठीक। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, तीसरी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव नेचर शो करेगी, कंजर्वेटिव नेचर शो करेगी, कंजर्वेटिव नेचर शो करेगी कोई भी फील्ड, ऐसे फील्ड ए है, ठीक, वो कंजर्वेटिव नेचर शो कर रही है, ठीक। तो मैंने आपसे ये बताया था कि जो इसका कर्ल है वो वेनिस हो जाता है। वेनिस मीन्स जो इसका कर्ल है, जो इसका कर्ल है वो 0 होता है, ठीक। अब कर्ल को कैसे डिफाइन करते हैं, कर्ल को डिफाइन करते हैं, बड़ी सिंपल चीज़ है, आई कैप जे कैप के कैप। अब इसे यहाँ पे लिखते हैं डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई और डेल डेल जेड। मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर हमने ए माना, अब हम इसके 3 डायमेंशनल मान लेते हैं, ठीक। एक्स में इसका कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई वाई में जे कैप और जेड में के कैप, ठीक। हम एक जनरल ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आई की जगह ए एक्स, वाई की जगह ए वाई, इसकी जगह ए जेड, और सिंपल जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर दो। तो कि हमने कर्ल को कैसे डिफाइन कर दिया, किसी भी वेक्टर के कर्ल को, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये डिफाइन कर रहे हैं डेल क्रॉस ए को। अब ए एक वेक्टर है, ठीक, जिसका कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड है, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में, ठीक। तो कर्ल को कैसे डिफाइन कर दिया, कर्ल को डिफाइन कर दिया आई कैप जे कैप के कैप और डिटर्मिनेंट डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक। अब जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर दो। अब ये आप सीख लो, क्योंकि जब मैं एरोडोफ के क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक, उसमें इस चीज़ का यूज होगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड को शो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो फिर आपको काफ़ी कुछ इसी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो आप ये निकालना सीख लो, बहुत ही आसान है। अब देखो जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही इसको करेंगे, आई कैप लेंगे, ठीक। अब ऐसे इसको हटा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर क्या करेंगे, माइनस जे कैप करेंगे, यहाँ माइनस ये हटा देंगे, इसका इससे, फिर के कैप करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे,
इसको इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, करना है इसको, ठीक। और कर्ल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? कर्ल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई भी वेक्टर जो ए है, ठीक है, वो कितना रोटेशनल सेंस, मतलब वो उसके इनफाइनिटिसिमल रोटेशन को शो करता है, उसके अंदर रोटेशन सेंस कितना रोटेशन सेंस प्रेजेंट है, या उसका इनफाइनिटिसिमल रोटेशनल सेंस को शो करता है, ठीक। और अगर किसी वेक्टर का कर्ल हमारा ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड है ना वो इररोटेशनल फील्ड है, ठीक है। क्या है? इररोटेशनल फील्ड है। और अगर कोई फील्ड इररोटेशनल होती है ना, इररोटेशनल फील्ड होती है, अगर कोई भी फील्ड इररोटेशनल फील्ड होती है तो उस फील्ड को मैं लिख सकता हूँ, उस ध्यान से सुनना, ध्यान से, उस फील्ड को मैं लिख सकता हूँ किसी भी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के फॉर्म में। तो कोई भी स्केलर फंक्शन आप f मान लो, तो इस फील्ड को हम ग्रेडियंट ऑफ f लिख सकते हैं, इस फील्ड को हम ग्रेडियंट ऑफ f लिख सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की, डेल क्रॉस ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए इक्वल टू अगर जीरो है, ए कोई फील्ड अगर इररोटेशनल है, ठीक है। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो। कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, अगर इस वेक्टर फील्ड की जगह इस, तो कर्ल तो ये हो गया, और इस वेक्टर फील्ड की जगह किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट प्रेजेंट हो तो ये हमेशा जीरो होता है। तो इसको मैं किसी का ग्रेडियंट लिख सकता हूँ, और ग्रेडियंट हमेशा किसका लेते हैं? स्केलर फंक्शन का, इसलिए मैं वेक्टर ए को ग्रेडियंट ऑफ एफ लिख सकता हूँ, ठीक। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंडिपेंडेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये फील्ड टाइम पर डिपेंड करती हैं, फैराडे लॉ से आप सब कुछ जानते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। सो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक केस देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में ही हम लिख सकते हैं कि जो डेल क्रॉस ई होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक। मे भी हो सकता है भी आपको ये सब चीज़ें समझना है, तो धीरे से अब धीरे धीरे मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह का कोर्स आपको कराऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट आपको बस सिंपल सा ये समझना है कि कर्ल को हम कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट क्या है, कर्ल क्या है, बस सिंपल सा। बाकी ये जो सब चीज़ें हैं ना वो ग्रेजुएशन की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना है, बस आइडिया लेना है, इससे चीज़ें थोड़ा सिंपल हो जाएंगी आपके लिए। तो अब क्या है कि कर्ल ऑफ ई जीरो है, तो कर्ल ऑफ जीरो है तो ई को भी तो मैं किसी के क्या स्केलर फंक्शन के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी तो यही प्रॉपर्टी लगेगी कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट वाली, ठीक। तो मैं ई को लिख सकता हूँ माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। अब मैंने ये माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया? आप कहोगे यहाँ तो माइनस नहीं लगाया, तो माइनस मैंने इसलिए लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो फ्लो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? वो हाई पोटेंशियल से क्या होती है? लो पोटेंशियल। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम कह सकते हैं जो वी ए है वो वी वी से बड़ा है, क्योंकि ये क्या करती हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा फ्लो करती हैं, ठीक। तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? एक माइनस साइन इसकी तरफ एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हम इसके डायरेक्शन में मूव करेंगे ना ई की, तो इसका मतलब माइनस साइन ये शो कर देगा कि जो ये हमारा फंक्शन ये वी है ना, पोटेंशियल वाला फंक्शन, वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा, ठीक, वो डिक्रीज करेगा, ठीक। अब ये लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग करना क्या है, हम लोगों को इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो। राइटिंग तो बड़ी ख़राब है, बट एक बार ले लो, राइटिंग धीरे धीरे मेरी सुधर जाएगी। बट अब अगले लेक्चर में हमको करना क्या है? अगले लेक्चर में हमको इरोडोव के जितने भी सवाल होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के और सेंट्रल फोर्सेस के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको अटेम्प्ट करूँगा, वो सारे क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। देखो
सेंट्रल फोर्स के ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगा। और सेंट्रल फोर्सेस आप थोड़ा सा समझ लो सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है, बाकी कंजर्वेटिव ही है, वो सब भी कंजर्वेटिव ही है। देखो जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं ना, जैसे कोलम्बिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ठीक, इसमें मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं ना, केवल वो आर डिपेंडेंट होते हैं, बस यही है, ख़त्म सेंट्रल फोर्स। बाकी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह वही है, ये भी कंजर्वेटिव नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं ना, वो क्या बताया, सेंट्रल फोर्सेज जो हैं वो खाली जो फोर्सेज होते हैं ना, वो केवल आर डिपेंडेंट फोर्सेज होते हैं, उसमें जो फोर्स होता है केवल आर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक, जब आर पर डिपेंड करता है, ठीक, तो थोड़ा सा देख ही लो आप, सेंट्रल फोर्सेज भी देख लो। देखो सेंट्रल फोर्सेज में क्या है, जो फोर्स होता है ना वो आर पर डिपेंड करता है ओनली। तो किसी भी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेज के केस में, एफ आर इंटू आर कैप। इफ़ एफ आर इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो ये फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। एफ आर लेस देन जीरो, सॉरी, ये फोर्स जो होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। एफ आर लेस देन जीरो जो होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स को शो करेगा। एफ आर लेस देन जीरो जो होगा अट्रैक्टिव फोर्स को शो करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो इसकी जो एफ है ना, तो एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल यू बाई डेल आर, ठीक, माइनस डेल यू बाई डेल आर। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो आर का फंक्शन होगा, ठीक है। और जो एफ होगा वो आर का फंक्शन होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स भी क्या होता है, वो वही आपके कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक। बाकी सेंट्रल फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस में अंतर इतना है कि जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हो सकता है थीटा पे भी डिपेंड कर जाए, समझ रहे हैं। तो ऐसे एक्स वाई जेड में फोर्स हो सकता है, ठीक। बट सेंट्रल फोर्सेस में आप देख लो आर, इसका मतलब इसमें एक्स और वाई ही होगा केवल, समझ रहे हो। आर को हम क्या डिफाइन करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें केवल आर ही प्रेजेंट होगा। बट जो कंजर्वेटिव है वो एक जनरलाइज फॉर्म हो गया, उसके अंदर ही सेंट्रल फोर्सेज आ जाते हैं। तो बस ये सेंट्रल फोर्सेज है। और फिर हम क्या करेंगे, अब इसके आगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरोडॉफ के, ठीक है। थैंक यू।